बैक टू द SMI स्पॉटलाइट सीजन 2। मैं हूँ युग, आप सभी का होस्ट, और मेरे साथ है प्रिंस। और आज हम एक ऐसी टीचर से मिलने वाले हैं जो नंबर्स और नैरेटिव्स दोनों में एक्सपर्ट है। एब्सोल्युटली, इनका एक पैर बिजनेस वर्ल्ड के बैलेंस शीट पे तो दूसरा पैर डांसिंग एंड सिंगिंग के स्टेज पे। प्लीज वेलकम द पावर हाउस ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट मिस मारुति मैम। हाउ आर यू फीलिंग मैम? हमारे साथ हॉट सीट पे बैठ के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, थैंक यू युग एंड थैंक यू प्रिंस फॉर कॉलिंग मी एंड फॉर विद सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन दैट यू हैव गिवन ऑफ मी. I have not expected this kind of an introduction. I have never got such kind of an introduction before. Thank you so much. Obviously ma'am, we thank you for your kind time for us for this podcast. Okay. मैम, अकाउंटेंसी को लोग अक्सर बहुत सीरियस या ड्राई सब्जेक्ट समझते हैं। आपकी पर्सनालिटी इतनी कलरफुल है, आप इन बोरिंग लेक्चर्स में स्पीकिंग और एक्टिंग का तड़का कैसे लगा लेती हैं? मैं सारी चीज़ों को युग सिर्फ किताबों की नज़र से नहीं देखती. मैं चीज़ों को जो है प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखती हूँ. किताबों की, बुक्स की अहमियत हमारी ज़िंदगी में सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है. बुक्स जो हैं वो आईना है हमारी ज़िंदगी का, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है. जब तक हम रियलिटी चेक बुक्स को नहीं देंगे तब तक उनकी नॉलेज जो है इनकम्प्लीट रहेगी. This is my vision behind serving the students in a class. So I will always start my class with a fun. I do not directly introduce a topic in a class. Out of the 45 minutes, I always used to spend 5 to 7 minutes in gossiping with the students. मैं बच्चों से पहले बात करती हूँ. एक्चुअली होता क्या है, जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चों की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है. दे आर फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास बट थॉटफुली, मेंटली वो किसी और दुनिया में होते हैं. और पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हम क्लास में बच्चों को एक्टिव करें, मेंटली एक्टिव करें. तो मेरी क्लास की शुरुआत कभी भी बुक के टॉपिक से नहीं होती. मेरी क्लास की शुरुआत हमेशा होती है किसी ना किसी जनरल टॉपिक से. वो जनरल टॉपिक किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है. जैसे करंट में, जैसे अगर IPL मैचेस चल रहे हैं तो वो टॉपिक IPL मैचेस से रिलेटेड होगा. अगर IPL मैचेस में किसी क्रिकेटर की कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो वो किसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड होगा. होता क्या है, जब हम अलाइन करते हैं अपनी नॉलेज को और स्टूडेंट की नॉलेज को तो स्टूडेंट्स का माइंड एक्टिवेट हो जाता है. और जब उनका माइंड एक्टिवेट होता है फिर मैं अपना टॉपिक क्लास में इंट्रोड्यूस करती हूँ. वाह मैम, दैट्स अ ग्रेट आंसर. मैम, हमने सुना है कि आप ब्रिलियंट स्पीकर हैं. क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी स्टूडेंट को डेबिट और क्रेडिट इतने ब्रिलियंट ड्रामेटिक स्टाइल में समझाया हो ताकि वो कभी भूल ही ना पाए? कई बार ऐसा होता है. जैसे अभी मैं 2 दिन पहले का ही एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको. जैसे स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस ही बतानी थी अकाउंटेंसी की, कि हाउ इम्पॉर्टेंट द सब्जेक्ट इज़, हाउ इम्पॉर्टेंट द बैलेंस शीट is. So I asked them that have you ever listened the name of a चित्रगुप्त? आप लोगों ने सुना है? Yes ma'am. He is the supervisor of Yamraj. Yamraj, yes. So I was just giving them the introduction. I wanted to let them the scope of accountancy. तो मैंने उन्हें यही कहा कि अकाउंटेंसी का स्कोप सिर्फ इस दुनिया में नहीं है. अकाउंटेंसी का स्कोप उस दुनिया में भी है. वहाँ पे भी आपके कर्मों की बैलेंस शीट मैच करने के लिए कोई बैठा हुआ है. तो अकाउंटेंसी का स्कोप बहुत वाइड है. यमराज जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका CA कौन है? हु इज़ द CA ऑफ यमराज? चित्रगुप्त इज द CA ऑफ यमराज. वो हमारे कर्मों की बैलेंस शीट बनाता है. सो दिस इज़ हाउ आई इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ थिंग्स टू द स्टूडेंट्स. मैम, जैसा कि आप जानते हैं इस साल हमारे 10th बोर्ड्स हैं, तो हमें कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल भी डाउन हो और हम मार्क्स भी स्कोर अच्छे कर पाए. देखो युग, मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हमने जो एजुकेशन का विजन है ना उसको बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा. हमने सब ने, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. एजुकेशन डजंट मीन ओनली अ मार्क्स. एजुकेशन डजंट मीन ओनली अ नंबर्स. एजुकेशन मीन्स अ लर्निंग. एजुकेशन का मतलब सीखना है, नंबर स्कोर करना नहीं है. और जब हम एजुकेशन के स्कोप को जब तक वाइड नहीं करेंगे, बड़े पिक्चर पे नहीं देखेंगे, लार्जर पिक्चर पे नहीं देखेंगे, तब तक स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में नंबर के साथ में जुड़ा रहेगा. तो ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट.
अगर आप लर्निंग और कंसेप्ट को समझने पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो मार्क्स स्कोर करना आपके लिए एफर्टलेस हो जाएगा. योर ऑब्जेक्टिव और टारगेट शुड बी टू मेक द सब्जेक्ट एफर्टलेस. और एफर्टलेस के लिए आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है, एक अंडरस्टैंडिंग और दूसरा प्रैक्टिस. बोर्ड एग्ज़ाम के आने से पहले अगर आप लोगों ने ये दो चीज़ों पैरामीटर्स पे फोकस किया तो आई एम assuring you that at the time of a board exam you won't feel any anxiety or a stress. So make the things effortless by your regular consistent practicing or understanding the concepts. थैंक यू मैम फॉर having us. मैम आप जब अपने स्कूल डेज में थे तब आपने कोई ऐसे सीक्रेट टिप्स थी क्या जिससे आपने अच्छे स्कोर कर पाए? सीक्रेट टिप्स तो ये थी कि मुझे हमेशा से पीयर स्टडी में बहुत बिलीव रहा है. जैसे कई बार हमारा बोर्ड क्लासेस में ख़ास तौर से जैसे अक्सर ऐसा होता था मेरे साथ में कि क्योंकि देयर इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ 45-50 स्टूडेंट्स और 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू अ टीचर इन अ क्लास. अगर मेरा कोई क्वेश्चन कोई कंसेप्ट मिस हो गया तो जो मेरे पीयर्स हैं यानी मेरे जो फेलो सिटर्स हैं आई यूज़ टू आस्क देम एंड वो इतना इजी कई बार हमें लगता है जितना इजी हमारे टीचर के समझाने पे भी नहीं लगता. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पीयर स्टडी को थोड़ी इंपॉर्टेंस और वैल्यू देनी चाहिए कंसेप्ट्स को समझने के लिए. वी शुड फॉलो. मैम स्कूल के बाहर आपका एक शांति वाला साइड भी है जैसे कि गार्डनिंग. एट दिस डिजिटल एज आपको मिट्टी से कनेक्ट होना कैसा फील करवाता है? क्यों एक हायरार्की नीड्स की हम फॉलो करते हैं. हम बिजनेस स्टडीज़ में एक हायरार्की पढ़ाते हैं बच्चों के, मास्लोज नीड हायरार्की. मास्लो की जो नीड हायरार्की का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जो हाईएस्ट अचीवमेंट जो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन ह्यूमन बीइंग का है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको कुछ लेने से नहीं अचीव होता. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको हमेशा देने से अचीव होता है. तो मुझे ये लगता है कि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पेरेंट्स. डेफिनेटली वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कंट्री, but ultimately all the things which we are taking from the nature, from the environment में nature ने हमें इतना सब कुछ दिया है. हम इस जन्म में बहुत कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत गिव बैक कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए. और आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो जो सुकून आपको उस समय महसूस होता है उसके आप कंपैरिजन किसी और सेटिस्फेक्शन से कर ही नहीं सकते. मैम आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें जैसे बचपन में आपने कोई ट्री लगाया हो और वो आज भी है और आपको उसके देख के खुशी होती है, ऐसा कुछ है कोई लाइफ में? बिल्कुल. एट माई विलेज देयर वॉज अ ट्री जो कि एक्चुअली है बहुत सारे मेरे खुद के लगाए हुए से ज़्यादा ट्रीज़ अगर मैं कहूँगी कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के जो लगाए हुए हैं. तो मुझे आज बहुत खुशी होती है जब मैं उन पेड़ों को देखती हूँ, उन पेड़ों की छाया में मैं देखती हूँ कि आज जो कभी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने लगाए थे आज आसपास के लोग वहाँ पे छाया लेने के लिए बैठते हैं. इतने सारे बर्ड्स वहाँ पे आते हैं और वो बहुत कुछ दे रहे हैं. ठीक है, तो वही चीज़ मैं फॉलो करना चाहती हूँ. माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव डन अ लॉट for in this aspect, so I wanted to continue that legacy with me also. मैम गार्डनिंग के बात करते हैं कुकिंग की. इन कॉमर्स के लैंग्वेज में कहे तो व्हाट इज दैट वन डिश जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि मेहनत कम और टेस्ट सबसे ज़्यादा मिलता हो? मेहनत कम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई किस में है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई तो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि भेलपुरी बनाने में मुझे लगता है कि भेलपुरी इज़ ईजी टू मेक एंड इट गिव्स हम उसमें कितने भी फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, गिव्स अ हाई रिटर्न. मैं हमने सुना है आप खाना भी बहुत अच्छा बनाते हो, तो कोई ऐसी टिप्स होती है क्या जिससे आपका खाना और ज़्यादा स्वाद देता है? टिप्स में तो दो ही चीज़ें. कई बार हम बहुत कॉन्शियसली खाना बनाते हैं तो इतना अच्छा नहीं बनता. कई बार हम अनकॉन्शियसली बनाते हैं तो बहुत अच्छा खाना बन जाता है. और कई बार जो है आप किसके लिए खाना बना रहे हो, अगर आपका उनके साथ में रिलेशन बॉन्ड बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिक खाना बहुत अच्छा बन जाता है. मैम जैसा कि हम जानते हैं आप कुकिंग में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने आपके बहुत मन से खाना बनाया और वो बहुत गंदा बन गया हो? बिल्कुल, मैंने कई बार ऐसा भी मेरे साथ में हुआ है कि जब हम बहुत कॉन्शियसली खाना बनाते हैं, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जब उसके साथ में कोशिश करते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपका वो खाना खाने लायक नहीं रहता. फिर
मैम क्या- इट्स टाइम फॉर द गेम पार्ट। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको हमेशा से इंटरेस्ट टीचिंग में ही था या फिर आपको कुछ और फील्ड में जाना था? एट योर एज युग, मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं और हम सर्टेन नहीं होते हैं। इनिशियली आई वॉज नॉट इन दिस टीचिंग प्रोफेशन, वॉज नॉट इन माई लिस्ट एट दैट टाइम। जैसे कि मैं कहूँ कि एट द टाइम व्हेन आई पास द 10th, तो मुझे ये लगा आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस, सो मुझे पहननी थी यूनिफॉर्म। माई फादर ही वॉज एन आर्मी मैन, तो मुझे लगा कि मुझे भी वो लेगेसी फॉलो करनी है एंड आई हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म समहाउ। देन आई केम टू नो गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर एंड आई केम टू नो दैट माई हाइट इज़ अ हर्डल इन दैट। ओके, सो देन फिर मुझे लगा मुझे पैशनेट जॉब करना था बेसिकली। आई वॉन्ट अ पैशन इन माई लाइफ, जिसमें फिर मुझे लगा कि लेट्स गो फॉर द सच्चाई के लिए लड़ते हैं। जर्नलिज्म फिर मुझे पैशनेट करने लगा। बोलने का शौक़ हमेशा से था, तो मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ मैं अपनी आवाज़ रख सकूँ, और तो मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश थी। लेकिन ज़िंदगी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया, आई टर्न बैक इनटू द टीचिंग प्रोफेशन। लेकिन इसमें मैं पूरी तरीके से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि बोलने का मौका तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मैम अगर आप अपने चाइल्डहुड ड्रीम को फॉलो करते हैं तो आप उसमें हैप्पी रहते हैं या अभी जो लाइफ चल रही है वो सही है? प्रिंस, मैं ये, जैसे कि हम बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं। वी यूज़ टू विजिट अ टेम्पल, ठीक है, हम जाते हैं मंदिर वगैरह, और भी बहुत सारी जगह हम जाते हैं। तो किस लिए जाते हैं? हम, मुझे लगता है कि वो प्लेसेस सबसे ज़्यादा प्योर हैं। लेकिन अगर कोई मेरा आस्पेक्ट पूछे कि विच इज़ द प्योरेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, तो मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा प्योर प्लेस अगर इस अर्थ पे कोई है तो वो स्कूल है। स्कूल मेरे लिए मंदिर से भी ज़्यादा बढ़कर है। रीज़न इसके आप पीछे ये है कि वहाँ पे हो सकता है कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग विज़िट करते हैं, लेकिन स्कूल प्रीमाइसेस में थाउजेंड्स ऑफ प्योर सोल्स मीट ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि बच्चों की सोल सबसे प्योर होती है, और प्योर सोल्स के बीच में रहना अपने आप में हमें बहुत एनलाइटन करता है। तो मुझे स्कूल अब बेस्ट लगता है। ये मुझे बहुत कोई अच्छी बात रिग्रेट है नहीं है कि मैं स्कूल को मैंने क्यों ज्वाइन किया। दिस इज़ द प्योरेस्ट प्लेस फॉर मी। मैम, अगर आपके पास कोई सुपर पावर लेने का मौका होता है तो आप क्या चूज करते हैं? अगर मुझे कोई सुपर पावर लेने का मौका मिलता तो मैं क्या चूज़ करती? तो मैं गायब होती और सबको बहुत टीज करती। मैम दैट्स अ फनी पार्ट। मैम, अब वक्त है एक गेम का जिसका नाम है द एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर। इसमें आपको अपनी चेयर से बिल्कुल नहीं उठना है, बस आपकी एक्टिंग और स्पीकिंग का यूज करना है। रूल्स से है, मैं आपको एक अजीब चीज़ का नाम बताऊंगा और उसे आपको हमें बेचना होगा, बट एक ट्विस्ट के साथ। मैं आपको एक सडन कैरेक्टर दूंगा, उसको आपको प्ले करके हमें बेचना होगा। सो मैम लेट्स स्टार्ट। मैम, सेल ए सॉफ्ट टॉय बट एक्ट लाइक अ अंडरवर्ल्ड माफिया। ओके, तो कोई रिसेंट सिनेरियो ले लेते हैं। यस मैम। ओके, रहमान डकैत, आर यू अवेयर ऑफ द कैरेक्टर? Yes, ओके, जैसे रहमान डकैत की दी हुई मौत कसाईनुमा होती है, वैसे ही मेरा पेशा हुआ सॉफ्टवेयर बहुत ही क्यूट होता है। That's so nice. So nice. मैम, एक्टिंग के बाद बात करते हैं अपन डांसिंग की। कॉमर्स में हमें बैलेंस चाहिए होता है और डांसिंग में हमें बॉडी बैलेंस। हाउ डज डांसिंग हेल्प यू रिचार्ज आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ टीचिंग? देखो, कहीं ना कहीं हमारी जो स्कूल में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, वी यूज़ टू वर्बली, हमें सिर्फ जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ आर मेंटल स्ट्रेंथ ओनली इन अ स्कूल, बट फिजिकली वी नीड टू डू एन एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के लिए क्यों ना हम सिर्फ एक्सरसाइज ही क्यों करें, वी शुड लर्न समथिंग एल्स। अगर हम उस टाइम को और मैक्सिमम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं तो वी शुड यूटिलाइज द टाइम मैक्सिमम। तो डांसिंग का पैशन थोड़ा बहुत हमेशा से बचपन से दिल में रहा है, एंड आई यूज टू डू अ डांस ऑन द ओकेजन्स। सो वो ओकेजन्स की प्रिपरेशन भी हो जाती है और मेरा पैशन पूरा हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है। आई डू दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स टुगेदर। मैम, डांस में इंटरेस्ट कब आया आपके? माधुरी दीक्षित को देखकर, 1 2 3। आप लगते भी एकदम माधुरी दीक्षित। ओह, थैंक यू सो मच युग। ऐसा कमेंट का मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। अभी तो ओके, सो मैम लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। श्योर।
Time for the spotlight rapid fire. Rules are simple, no net profit or gross calculations, just instant answers. क्लास टॉपर और बैक बेंच एंटरटेनर? बैक बेंचर एंटरटेनर। एक्स्ट्रा क्लास या एक्स्ट्रा छुट्टी? एक्स्ट्रा क्लास। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। गार्डनिंग टूल्स और किचन टूल्स? This is a tough one. In that case तो मैं चाहूँगी कि मेरे बहुत 2-4 हाथ और हो और मैं दोनों बैलेंस कर सकूँ। One business icon you admire the most? One business icon I admire the most. रतन टाटा जी, I admire the most. He is not only a businessman, वो बहुत बड़े देशभक्त भी हैं, बहुत दिया है उन्होंने देश को। We are also proud of Ratan Tata sir. स्टाफ रूम गॉसिप और क्लासरूम गॉसिप? क्लासरूम गॉसिप। मैम इससे कंट्रोवर्सी चालू ना हो जाए। एक्चुअली बच्चों के साथ गॉसिप करने में थोड़ा रिस्क कम रहता है। मैम आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोई इंसिडेंट है जिससे आप पहले वो ऐसे मेंटली डिस्टर्ब हुए पर अब जाके अब ऐसे लगता है कि वो तो कुछ नहीं था? ऐसे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में बहुत बार आते हैं कि जब चैलेंजेस, देखो हमेशा मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे सही और गलत जैसा डिसीजन कुछ होता ही नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज नाइदर अ वाइट जोन कंप्लीट और अ ब्लैक जोन, देयर इज़ ऑलवेज अ ब्राउन जोन। आपको कभी ऐसी सहूलियत ज़िंदगी नहीं देती कि आपको पूरी तरीके से एक रास्ता सही मिल रहा है और एक रास्ता पूरी तरीके से गलत है। ऑप्शन आपके पास में हमेशा सही के बीच में और गलत के बीच में से एक चूज़ करना होता है, और सही के बीच में से एक सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ऐसे डिसीजंस हमें लाइफ में कई बार लेने पड़ते हैं, और उसके बाद में मैं बिलीव करती हूँ कि ज़िंदगी में मैक्सिमम डिसीजंस अपने लिए आप खुद ही लो। और मैंने भी आई वॉज द रिबेलियन इन माई फैमिली, मैंने बहुत सारी चीज़ों को रिबेल किया है, क्रांतिकारी सोच वाली मैं रही हूँ अपनी फैमिली में। तो मैंने मैक्सिमम डिसीजन अपने खुद लिए हैं, तो मुझे अपने किसी डिसीजन पे कभी रिग्रेट नहीं होता। काश मैं ज़िंदगी में नहीं कहती, क्योंकि डिसीजंस मेरे खुद के रहे हैं। और वो गॉसिपिंग वाला जो क्वेश्चन आपका था, तो पर्सनली आई वुड से मैं कहूँगी कि दिस इज़ द माई मोस्ट अनफेवरेबल टास्क। मुझे ये बिल्कुल भी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं किसी तीसरे के बारे में किसी दूसरे से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मैं किसी तीसरे के बारे में दूसरे से बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। हाँ, अगर गॉसिप करनी है ना मुझे, तो मैं गॉसिप करने में प्रेफर करूँगी जनरल टॉपिक्स के हम गॉसिप करें, हम जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करें। वो मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है एज़ कम्पेयर टू क्रिटिसाइजिंग द इंडिविजुअल पर्सन्स इन माई लाइफ। आर यू एनिमल लवर? नॉट दैट सॉर्ट ऑफ, मुझे प्यार है जानवरों से, मुझे ऐसा नहीं है कि, बट मुझे ये लगता है कि हमें जानवरों से प्यार करने की बजाय उन्हें हमारी केयर की ज़्यादा ज़रूरत है। आप जानवरों से प्यार के बजाय उनकी केयर, अगर आप कुछ कर सकते हो उनके लिए, मीन्स जस्ट showing your kindness is not sufficient. If you are nice enough with them is not sufficient, be kind with them. There is two terms, nice and kind. There is a difference between these two terms. Nice होने का मतलब है देखो बेचारे को लग गई, दर्द हो रहा होगा, किसने इसके साथ ऐसा कर दिया, such kind of a things. This is a nice person कि हमने से बोला। Kind person उसके लिए कुछ करेगा और वो साइलेंटली कुछ करेगा। तो मुझे एनिमल्स को ऐसे शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे हाँ कभी मौका मिलता है तो मैं उनकी हेल्प करना ज़रूर पसंद करूँगी। वो मैं ज़रूर करती हूँ। विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी, ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया युग तुमने। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मूवीज़, फ्रॉम गाइड ऑफ देवानंद टू मुकद्दर का सिकंदर ऑफ अमिताभ बच्चन टू मेरी जंग ऑफ अनिल कपूर, बेटा और 3 इडियट्स। मतलब आई एम अ बिग फॉन्ड ऑफ वॉचिंग बॉलीवुड मूवीज़, क्योंकि मूवीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं बताऊँ, ये जो स्पीकिंग स्किल्स जो मेरी आई हैं, ये जो मेरी वोकेबुलरी इतनी इम्प्रूव हुई है, इन्हेंस हुई है, या मेरे वर्ड्स में जो क्लैरिटी आई है, वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन मूवीज़ का भी रहा है। क्योंकि कई बार हमारी सराउंडिंग में हमें
नहीं मिल पाते ऐसे लोग जो हर इतनी वाइड वोकेबलरी को यूज़ करते हैं। लेकिन मूवीज़ के जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छी वोकेबलरी कई बार यूज़ करते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मूवीज़ में से पिक क्या करते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि आपकी सराउंडिंग में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें रहेंगी। बहुत कुछ है सीखने के लिए, मूवीज़ भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मूवीज़ से सीखते क्या हो। तो बहुत लंबी लिस्ट है, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं कोई एक मूवी सेलेक्ट कर पाऊँ। मैम बट आप कौन सा जॉनर को प्रेफर करते हो मोस्ट? देखो, एज के साथ में ना चॉइसेस चेंज हो जाती है प्रिंस। एट द टाइम व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, तो वहाँ उस टाइम पे जो है दिल तो पागल है, DDLG, कुछ होता है जैसी शाहरुख खान की मूवीज़ हमें बहुत पैशनेट लगती थी, अच्छी लगती थी। अभी जो कुछ मूवीज़ जो हमें लगती हैं सोशल इश्यूज से रिलेटेड कुछ मूवीज़ हैं, वो हमें देखना थोड़ा पसंद आता है कि ठीक है, जिसमें हमें लगता है कि एक अलग प्रोस्पेक्टिव हमें देखने को मिलता है कि कंट्री के बारे में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि जो नज़रिए से हम देख रहे होते हैं उसका थोड़ा नैरो सा व्यू पॉइंट होता है, और जो मूवीज़ हमें दिखाती हैं वो हमें कुछ और ही नज़रिया दिखाती हैं। तो आजकल मुझे इस तरीके के कंसेप्ट देखना पसंद है। मैम, आपको आपके बचपन में आपको मतलब मोस्ट फेवरेट चीज़ क्या होती थी कि आपको मतलब करने का मन करे? क्रिएटिविटी? मुझे जो बहुत फेवरेट, मेरा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे गॉसिप करने के अलावा अगर कुछ मुझे कोई ऑप्शन में दे तो गॉसिपिंग के अलावा मैं प्रेफर करूँगी कि चाहे मैं कुकिंग में कोई नया एक्सपेरिमेंट करूँ, ठीक है, मैं कोई नई डिश ट्राई करूँ, या मैं किसी नए गाने को गाना सीखूँ, या मैं उसके ऊपर डांस करना सीखूँ। इसके अलावा मुझे स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहना काफ़ी पसंद था, तो हम लोग स्पोर्ट्स भी बहुत खेलते थे। गली मोहल्ले में भी हम बहुत खेलते थे। आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ चाइल्ड जो घर में बैठा हुआ है, ठीक है। हमने भी आपके जैसे सारे गेम खेले हैं, सिकोलिया हमने खेला है, और जो है गुल्ली डंडा हमने खेला है, और जो है मार्बल्स हमने खेले हैं बचपन में, और छुपन छुपाई, और बहुत सारे गेम्स जो सब आप लोग एंजॉय करते हो, जिन गेम्स का वैसे कोई मतलब नहीं है कि इसमें हमें कोई मेडल नहीं मिलने वाला है, लेकिन इन गेम्स में हमें सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है। तो मैंने ये गेम्स बहुत खेले हैं। यस मैम, इट्स एन ट्रूली ऑनर मैम। आपने हमें सिखाया कि लाइफ की बैलेंस शीट में तभी टैली होती है जब हम अपने पैशन को साथ लेकर चलते हैं। मैम, जाते जाते हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कोई गोल्डन वर्ड्स? मैं सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, मैं सभी के लिए कहूँगी कि अगर आप सिर्फ मार्क्स पे फोकस करोगे और सिर्फ एजुकेशन को करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ज़िंदगी बोझ बन जाएगी। ज़िंदगी, एक डायलॉग जो है मूवी का वो है, ये है कि ज़िंदगी जो है लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। तो ज़िंदगी 70-80 साल की ज़िंदगी पे फोकस करने की बजाय मैं कहूँगी कि बच्चों को कि हर दिन जियो। ज़िंदगी 70-80 साल जीने का नाम नहीं है, ज़िंदगी हर दिन को खुल के जीने का नाम है। तो हर दिन को आप खुल के जियो। टिप यही है कि लाइफ स्किल्स भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितने मार्क्स इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो लाइफ स्किल्स में आपका यही आता है कि डोंट टेक अ मेंटल स्ट्रेस ऑफ एनीथिंग। कोई ज़रूरी नहीं है, हर बच्चा आइंस्टाइन बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हर बच्चा अपनी एक वैल्यू, अपनी एक क्रिएटिविटी के साथ, अपने एक नेचर के साथ में पैदा हुआ है, और वो उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है इस वर्ल्ड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, और सबसे बड़ा खुद अपने आप के लिए जितना कि इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल आइंस्टाइन था। तो कभी ये कोई डिसीजन ऐसा ज़िंदगी में नहीं लेना जिसमें आपको निराश होना पड़े, हताश होना पड़े। जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, उस पर बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू मैम। मैम, आप हमारे लिए कोई एडवाइस है क्या आपसे कि हम जब स्ट्रीम चूज़ करेंगे उसके लिए? स्ट्रीम सिलेक्शन में मैं अगेन ये कहूँगी कि आई डू नॉट गो डीप इनटू अ कंपैरिजन बिटवीन द स्ट्रीम्स, और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इस जो गैप है उसको रिड्यूस करने में लगी हुई है। और जहाँ तक मैं मानती हूँ वो चीज़ सही भी है कि हमें इस तरीके का कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। और आप एक्चुअली में जब जाओगे वर्क प्लेस पे तो आप देखोगे कि ऐसा कोई बायसनेस है भी नहीं। हर फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं।
आप अपना बेस्ट किस फील्ड में दे सकते हो वो एनालाइज करना है आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप जिस फील्ड में बेस्ट कर सकते हो आप उसे सेलेक्ट करो। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिलेंगी। लेकिन अगर आप किसी के प्रेशर में आकर गलती से कुछ ऐसा फील्ड, ऐसा सेक्टर सेलेक्ट कर लेते हो जिसमें आगे आपको जाके इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो वो आपके लिए बोझ बन जाए। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर बोझ हावी ना होने दे, मैं स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी। मैम आजकल के पेरेंट्स बच्चों पे दबाव डालते कि पढ़ो पढ़ो। आपकी भी एक वो बेटी है, तो आपने उस पर कभी प्रेशर नहीं डाला या ऐसा हुआ कि प्रेशर डाले पढ़ाई के लिए बेटी? हाँ देखो प्रिंस, ज़िंदगी में ना संतुलन बहुत बड़ी चीज़ है, बैलेंसिंग, ठीक है। हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम है ना, वो पूरा इकोसिस्टम ही बैलेंस पे टिका हुआ है। अगर इकोसिस्टम में बैलेंस नहीं होगा तो बहुत कुछ हम खो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, तो मैं यही कहूँगी कि बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, एजुकेशन की वैल्यू हमारी लाइफ में किसी और चीज़ से कम नहीं है, किसी और चीज़ से बहुत ज़्यादा नहीं है तो किसी और चीज़ से कम भी नहीं है। एजुकेशन आपको सोचने का नज़रिया देता है, आपकी जो है थॉट्स को इन्हेंस करता है, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर को बढ़ाता है। तो किसी एक फील्ड से, किसी एक सेक्टर से जुड़ के एजुकेशन को ना देखें। यही एडवाइस मैं अपने खुद के बच्चों को भी देती हूँ कि जो कर रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस रखो और उसको अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आगे इस्तेमाल करने की कोशिश करो। जितना सीखा है उस पर फोकस रखो। थैंक यू मैम, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू योग, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you very much, Marti ma'am, and thank you everyone for listening to us. Keep shining Keep shining SMIS and goodbye. Goodbye.